हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लोग आरआरबी जेई और एसएससी जेई और जो भी टेक्निकल के एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन आंसर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये क्लास है आपकी क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग और उसी के आगे स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास में 21 नंबर से। तो जो लोग एसएससी जेई या आरआरबी जेई या जो भी टेक्निकल के एग्जाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए और समझते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा डीसी जनरेटर का टाइप है। आप पढ़ चुके होंगे सीरीज जनरेटर, कैपेसिटर जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर। तो आप जानते हो जब डीसी जनरेटर की बात होती है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब सीरीज जनरेटर जो होता है इसमें आप देख सकते हो कितने टाइप के होते हैं जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए डीसी जनरेटर की जब बात करते हैं तो डीसी जनरेटर के टाइप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक होते हैं सेल्फ एक्साइटेड, जिसको स्वयं उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। सेल्फ एक्साइटेड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली तीन टाइप के और होते हैं, जिसको हम सीरीज जनरेटर बोलते हैं और शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। सीरीज जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, जबकि शंट जनरेटर क्या होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर या पैरेलल में जुड़ी होती है, उसको शंट जनरेटर कहते हैं। जबकि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है जिसमें हमारी सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग लगी होती हैं, उसको कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं कंपाउंड जनरेटर में भी दो टाइप होते हैं, एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है और एक होता है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए डीसी मशीन लेमिनेटेड पार्ट आर आर्मेचर कोर एंड। आपको बताना है कि डीसी मशीन में जो लेमिनेटेड पार्ट होता है वो आर्मेचर कोर होता है और एक और पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल शू होगा, योक होगा, बेस होगा या शाफ्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोल शू। क्योंकि पोल शू क्या होता है, इस तरीके से पोल के किनारे इस साइड बना होता है, इसको हम पोल शू बोलते हैं। अब इस पोल शू में क्या होता है, वाइंडिंग हमारी फील्ड वाइंडिंग इस तरीके से लगी रहती है। तो इसका मेन काम क्या है कि वाइंडिंग को एक तरीके से सपोर्ट का काम भी करता है। दूसरा काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का पाथ भी प्रोवाइड कराता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पोल शू के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए डीसी मशीन में जो लेमिनेटेड की जहाँ पे भी लेमिनेशन की बात होती है उसमें आपका आर्मेचर कोर और पोल शू दोनों लेमिनेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे लेमिनेशन करने से क्या होता है, जो एडी करंट लॉस होता है या भंवर धाराएं जो होती हैं वो कम मात्रा में होती है। ठीक है। अब लेमिनेशन का साइज भी पूछ सकता है, कितनी लेमिनेशन का साइज हो सकता है। तो 0.3 mm से 0.55 mm तक की लेमिनेशन थिकनेस होती है उसकी। ठीक है। लेमिनेशन की मोटाई कम करने से जो एडी करंट लॉस होती है या भंवर धाराएं होती है वो कम होती है, और मोटाई बढ़ने से यानी कि थिकनेस बढ़ने से क्या होता है, इसकी एडी करंट लॉस ज्यादा होता है या भंवर धाराएं हानि बढ़ जाती है। और दो पॉइंट याद रखना है कि जो आयरन लॉस होता है, जो लौह हानियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेशनरी पार्ट इन ए डीसी मोटर, डीसी जनरेटर सॉरी। तो डीसी जनरेटर में इनमें से कौन सा आपका स्टेशनरी पार्ट नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक बार देख लीजिए। बेस प्लेट, लिफ्टिंग बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स एंड कॉम्यूटेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर जो होता है वो आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, जो रोटर के ऊपर लगा होता है।
इसका मेन काम क्या होता है, हमने आपको बताया, इसका मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपका जो वोल्टेज जनरेट होता है वो एसी होता है। अब इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बेसिकली कम्यूटेटर दो प्रकार का फंक्शन करता है। एक, जो आपका कम्यूटेटर जब डीसी जनरेटर में, इसका मेन काम क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट इसमें याद रखेंगे अभी सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two parts are generally there are in any electrical machine। आपको ये बताना है किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, कार्बन ब्रश, रोटर, मेन पोल एंड इंटरपोल, स्टेटर एंड रोटर, कम्यूटेटर एंड इंटरपोल। तो आंसर याद रखेंगे, स्टेटर और रोटर, ये बेसिकली दो मेन पार्ट ये होते हैं। ठीक है, तो किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः दो मुख्य भाग होते हैं जो स्टेटर और रोटर होते हैं। स्टेटर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, जबकि सिलिकॉन स्टील का, स्टेटर जो होता है हाई कार्बन स्टील अथवा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील या हाई ग्रेड की कार्बन स्टील का बना होता है। और मशीन में जो घूमने वाला जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको रोटर कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जनरेटर में लॉसेस इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू। जनरेटर में जो एक मैग्नेट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो बेसिकली किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब जो बचा बचा है अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है। हाँ, इसमें ये पूछा गया है जनरेटर में लूज, तो रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म होता है वो कब लूज कर देता है, यानी कि खो देता है। तो ये कब होगा, कब किस कंडीशन पे होगा, तो याद रखेंगे, इट्स बीइंग केप्ट आइडियल टू ए लॉन्ग टाइम। इसे लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए, यानी कि इसको लंबे समय तक ऑपरेट ना किया जाए, या लंबे समय तक इसको बिल्कुल निष्क्रिय रखा जाए, तब ये हैवी शॉर्ट सर्किट या हैवी शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाए या हैवी ओवरलोड हो जाए, इट्स बीइंग सब्जेक्टेड टू मच हीट, या ज्यादा हीट डेवलप हो जाए। तो ये सारे चारों ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ दिस, तो ये सारे चारों कंडीशन अगर होती हैं तो इस केस में जनरेटर का जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, लूज हो जाता है, यानी कि खो देता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप यूनिफॉर्मली। आपको ये बताना है कि जो डीसी जनरेटर होता है, ये जनरेटर के किस भाग का उपयोग वायु अंतराल में फ्लक्स को समान रूप से फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे किसमें किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोल शू। हमने आपको बताया इसका मेन काम क्या होता है कि फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसका शेप इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, याद रखेंगे ये चीजें, तो पोल शू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई हमने बताया देखिए पोल शू का मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट का प्रदान भी करता है, चुंबकीय फ्लक्स को वायु अंतराल में समान रूप से वितरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से कौन करंट कलेक्ट करता है, तो आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, और कार्बन ब्रुश। कार्बन ब्रुश जो होते हैं वो स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, करंट को इकट्ठा करते हैं, कार्बन ब्रुश का मेन काम होता है। और कार्बन ब्रुश की बात करें तो लो क्षमता वाली या कम क्षमता वाली मशीनों के लिए कार्बन ब्रुश का यूज किया जाता है, जबकि हाई वोल्टेज या कम करंट वाली या कम धारा वाली मशीनों के लिए ग्रेफाइट का ब्रुश यूज किया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। कॉपर ब्रुश कम वोल्टेज तथा हाई करंट वाली मशीनों के लिए बेहतर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन डीसी जनरेटर द ब्रुश ऑन कम्यूटेटर रिमेन इन कांटेक्ट विद द कंडक्टर विच। यानी कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर पर लगे ब्रुश होते हैं कंडक्टरों के साथ हमेशा क्या होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो कैसे रहते हैं ये बताना, किसके साथ में, अंडर लाई अंडर साउथ पोल,
लाई अंडर नॉर्थ पोल, लाई अंडर इंटरपोल, आर फारवेस्ट फ्रॉम। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाई अंडर इंटरपोल। तो ये अंतर इंटरपोल रीजन में ये क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, याद रखें, कांटेक्ट में रहते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रुश इंटरपोल क्षेत्र में कंडक्टर के साथ संपर्क में, कांटेक्ट में रहते हैं। कार्बन ब्रुश बने होते हैं, ये बता ही चुके हैं। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए कौन से ब्रुश यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर। इनमें से कौन सा कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर है, तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, और नेक्स्ट ऑप्शन है डीसी लॉन्ग शंट जनरेटर, डीसी शंट, डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरी बात, डीसी शंट जनरेटर में अगर हम देखें तो डीसी शंट जनरेटर का आप देखोगे कि फील्ड वाइंडिंग इसकी आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि शंट में कनेक्ट है, इसलिए इसको शंट जनरेटर कहता कहा जाता है। अब जनरेटर है मोटर, तो ये डिसाइड करता है करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन अगर आपकी बाहर निकल रही है तो जनरेटर है, अगर करंट अंदर आ रही है इसका मतलब मोटर है, मोटर करंट को लेगा अंदर। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है शंट जनरेटर की। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें जनरेटेड वोल्टेज और लोड करंट के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो ये ओसीसी है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन लोड पे ये होती है कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या है, जनरेटेड वोल्टेज आर्मेचर करंट के बीच में, और ये वीएल और आईएल यानी कि लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस फॉर 5 किलोवाट डीसी मशीन। तो 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या होगा, यानी कि लगभग कितना वैल्यू होती है इसके आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो याद रखना 5 किलोवाट अगर डीसी मशीन है तो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, याद रखना उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 0.15 ओम रखा जाता है। जबकि डीसी मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है या शंट वाइंडिंग जो यूज किया था उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 100 ओम का रखा जाता है। क्लियर है सब लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन अब आप कंप्लीट कर लेते हो। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेल एंड डीसी जनरेटर। सेल या डीसी जनरेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, नो रिलेटिव लॉसेस इन सेल एंड फ्रिक्शन लॉस विंडेज, efficiency of DC generator is more than the cell is stationary device and generator is rotating device। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे गलत पूछा, तो गलत के केस में देखोगे एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर मच मोर देन द, ऑप्शन बी ही होगा इसमें। डीसी जनरेटर की क्षमता होती है वो सेल से अधिक होती है, ये कथन क्या है, गलत है। डीसी जनरेटर की क्षमता यांत्रिक आउटपुट, यांत्रिक इनपुट शक्ति और आउटपुट शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। जबकि देखिए इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब यहाँ पे देखिए पावर फ्लो का डायग्राम भी दिखाया गया है। पावर फ्लो डायग्राम में देखिए जनरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें एनर्जी का फ्लो होता है या पावर का फ्लो कैसे होता है वो दिखाया गया। तो सबसे पहले आप देखोगे जनरेटर है, तो जनरेटर में आप मैकेनिकल इनपुट दोगे, इनपुट देंगे तब रोटेशन होगा, और रोटेशन होने के बाद आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस होगा उस केस में। और आयरन लॉस फ्रिक्शन लॉस के बाद क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड पावर डेवलप होगी, पावर डेवलप होगी। तो पावर जो डेवलप होगी वहां पे आर्मेचर पावर डेवलप होगी, और ये पावर जो फ्लो होगी आगे तो क्या होगा, वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होगी, जिसके कारण उसमें कॉपर लॉसेस होगा। तो ये कॉपर लॉस होगा, उसके बाद जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब एक चीज और याद रखेंगे पॉइंट, कि अगर लेड एसिड सेल है तो उसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर आवर में होती है, एम्पियर घंटे में होती है, और जिसकी इफिशियंसी लगभग होती है 90%। ठीक है, जबकि लेड एसिड सेल की वाट क्षमता 70 से
80 के बीच में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इंडिकेटेड बाय द नंबर 7 इन गिवन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन में आपको बताना है, ये एक डायग्राम दिया है जिसमें नंबरिंग की गई है। अब नंबरिंग में आपको ये बताना है कि 7 नंबर जो किया गया है वो कौन सा पार्ट है। तो देखिए 7 नंबर का पार्ट कहाँ दिया गया है, 6 है, 7 ही है, तो ये क्या है, ये बताना है ये क्या चीज। ठीक है, तो क्या है ये, तो ये ऑप्शन है कार्बन ब्रश। देखिए कार्बन ब्रश एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के साथ में ही कार्बन ब्रश लगा रहता है। ठीक है, सिलेबरिंग के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके और कुछ पॉइंट के बारे में देख लो कौन कौन सा क्या है। देखिए 4th नंबर जो दिया गया है ये वाला पार्ट, ये है आपका आर्मेचर कोर। 5th नंबर का जो आपका दिया गया है ये है आर्मेचर वाइंडिंग। 5th नंबर कहाँ है, 5th नंबर ये दी गई है, ये है। ठीक है, 6th नंबर कहाँ है, तो 6th नंबर देख सकते हो। ठीक है, ये सारे पार्ट हैं जो आप एक बार देख लो, सारे डायग्राम में बता सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या नंबरिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटर जनरेटर सेट कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम एसी टू डीसी। को बताना है कि जनरेटर और मोटर के सेट में या मोटर जनरेटर के सेट में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को एसी टू डीसी में। अब किसकी कारण किसके यूज से करते हैं ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन है आपके इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर एंड डीसी जनरेटर, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर, डीसी मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर। तो आंसर याद रखेंगे इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर का एक सेट बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए फील्ड कॉइल्स में कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो याद रखें कॉपर। फील्ड वाइंडिंग जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप एक वन बाय वन करके पढ़ सकते हो यहाँ से। अब ये देखिए डायग्राम दिया गया क्वेश्चन में, और इसको आपको बताना है कौन सा आपका मोटर या जनरेटर क्या है ऑप्शन से। तो देखिए ये बाइंडिंग सेपरेट बाइंडिंग दी गई है, तो आप जान लीजिए सेपरेट ये बाइंडिंग है, इसका मतलब सेपरेटली होगा। तो डीसी शंट और डीसी शंट जनरेटर ये खत्म हो जाएगा मोटर जनरेटर। दूसरा देखिए करंट, करंट बाहर है, इसका मतलब जनरेटर होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑफ, इनमें से कौन सा डायग्राम दिखाया गया है। तो देखिए ये सीरीज वाइंडिंग है, ये लोड है, तो डीसी जनरेटर आपका सीरीज वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, डीसी सीरीज जनरेटर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो। अब देखिए डीसी शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है वो मोटे तार की बनाई जाती है, याद रखना, क्योंकि ज्यादा करंट को कैरी कर सके, क्योंकि सीरीज में वाइंडिंग है, ज्यादा लोड जाएगा तो ज्यादा करंट डेवलप होगा। ठीक है, और कम टर्न की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, मोटे तार का वायर फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है। डीसी सीरीज जनरेटर में जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो ज्यादा करंट ले जाएगा तो जाहिर सी बात उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टे लॉसेस आर कॉज ड्यू टू, स्टे लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है, क्या कारण है इसके बताना। तो स्टे लॉस जो होता है बेसिकली लीकेज ऑफ फ्लक्स के कारण होता है, देखिए फ्लक्स जब लीकेज होता है उसके कारण हमारा लीकेज स्टे लॉस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोथ जनरेटर एंड मोटर आर वर्किंग। आपको बताना है किस विद्युत धारा के किस प्रभाव का जनरेटर मोटर दोनों काम करते हैं। तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों में होगा, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, बिना मैग्नेटिक के तो आपका मोटर जनरेटर बने ही नहीं का। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, और ये बताइए वेयरिंग आर यूज फॉर, जो वेयरिंग जो उपयोग किया जाता है बेसिकली
क्या किया, क्यों किया जाता है। तो बेरिंग का उपयोग बेसिकली किया जाता है, ये पॉइंट सारे याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सारे हैं। सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट इन फिक्स पोजीशन, यानी कि शाफ्ट को स्थिर और सहारा देने के लिए, पकड़ने के लिए बनाया जाता है। शाफ्ट अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, यानी कि शाफ्ट जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से रोटेट कर सके या मूव कर सके। मिनिमाइज द रबिंग एक्शन, यानी कि रगड़ने या रबिंग का एक्शन जो है क्रिया वो कम से कम हो। ऑल ऑफ द एबव, तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। तो डीसी जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है, अभी बताया था। क्या हो जाएगी प्रॉपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फ्रॉम द गिवन बिलो आइडेंटिफाई द रेस्पेक्टिव एक्सेसरी ऑफ वायरिंग। नीचे दिए गए प्रतीक से वायरिंग से संबंधित सहायक उपकरण है। इसमें ये बताना है कौन सा उपकरण दिया गया है। जनरेटर का है, गार्ड है, गेट है, गैल्वेनोमीटर है, किसका है। अब देखिए यहाँ पे याद रखना, जी बनाया तो जिसका मतलब जनरेटर हो जाएगा। देखिए ये जी है और यहाँ पे जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन किसका है, जनरेटर होगा। अब जनरेटर में भी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखिए 42 तक हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है, ये बताएं। तो ऑप्शन ये देख लीजिए और यहाँ पे देखोगे तो स्लिप रिंग का बेसिकली काम होता है जनरेट्स आउटपुट यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली का मतलब क्या है, यानी कि जो एसी डेवलप हो रहा है उसको डीसी में ये कन्वर्ट करता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट करता है। जिसको यूनिडायरेक्शनल जो करंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी बोलते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर के साथ में लगा होता है स्लिप रिंग ब्रश के साथ में, तो इसीलिए इसका मेन काम क्या होता है, आउटपुट को यूनिडायरेक्शनली बनाना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और जो चैनल पे पहली बार हैं आए हैं नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी सीरीज हम आपको चला रहे हैं। यहाँ पे जितना भी टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर ये आपने कवर कर लिया तो इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और साथ में कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस या सीरीज चल रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए।